नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का छठवां टॉपिक मध्यकालीन शहर का विस्तार पूर्वक व तथ्यों के साथ क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा हर टॉपिक को रुचिपूर्ण व सरल तरीके से एवं प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत करना, जिससे समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। 1. मध्यकालीन शहरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेडिवल टाउन्स। मध्यकाल लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी में भारत में नगरों का विकास बहुत ही व्यवस्थित और अनूठे तरीके से हुआ था। मध्यकालीन भारत में शहर अक्सर केवल एक काम के लिए नहीं बने थे। एक ही शहर प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ धार्मिक और व्यापारिक गतिविधियों का भी मुख्य गढ़ होता था। इन्हें मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मध्यकालीन प्रशासनिक केंद्र, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, वे प्रमुख शहर या नगर थे जहां किसी साम्राज्य, राजवंश या राज्य की मुख्य प्रशासनिक मशीनरी स्थित होती थी। सरल शब्दों में, यह वह स्थान था जहां से राजा अपने पूरे राज्य पर नियंत्रण रखता था और कानून व्यवस्था चलाता था। एनसीईआरटी के अनुसार मध्यकाल में प्रशासनिक केंद्रों की संरचना और कार्यप्रणाली से जुड़े मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. प्रशासनिक केंद्रों की मुख्य विशेषताएं। राजा और राज दरबार का निवास। इन नगरों में सम्राट, उनके मंत्री, सेनापति, सचिव और दरबारी निवास करते थे। यहीं पर दीवान-ए-आम जनता के लिए और दीवान-ए-खास मंत्रियों और विशेष मेहमानों के लिए, जैसे शाही दरबार, सजते थे। सैन्य छावनियां। राजा की सुरक्षा और विद्रोहों को दबाने के लिए इन शहरों के भीतर या ठीक बाहर बड़ी बड़ी सैन्य छावनियां और घुड़साल होती थीं। मंडप और मंडपिका। इन नगरों में सुंदर महल और मंडप बने होते थे जहां राजा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी करते थे और न्याय करते थे। रसद और आपूर्ति व्यवस्था। क्योंकि इन शहरों में जनसंख्या बहुत अधिक होती थी, इसलिए आसपास के गांवों से अनाज, फल, सब्जियां और मसालों की निरंतर आपूर्ति के लिए बड़ी मंडी, मंडपिका और बाजार विकसित हो जाते थे। 2. एक आदर्श केस स्टडी, तंजावुर, एनसीईआरटी का मुख्य बिंदु। परीक्षाओं में तंजावुर से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। परिचय। तंजावुर चोल राजाओं की प्रशासनिक राजधानी थी। यह तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध नगर था। वास्तुकला और शहर का गौरव। इस नगर में राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर स्थित था। इस मंदिर की विशालता शहर के प्रशासनिक और धार्मिक महत्व दोनों को दर्शाती थी। मंदिर के वास्तुकार का नाम कुंजरमल्लन राजराज पेरुंथचन था, जिसने गर्व से अपना नाम मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लिखा किया था। आर्थिक जुड़ाव। तंजावुर के बाजारों में अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषणों की भारी खरीद बिक्री होती थी। पास के ही एक नगर उरैयूर के सालियार नामक बुनकर राजा और शाही परिवार के लिए महीन सूती कपड़ा और आम जनता के लिए मोटा सूती कपड़ा तैयार करते थे। 3 अन्य प्रमुख मध्यकालीन प्रशासनिक केंद्र दिल्ली और आगरा। दिल्ली सल्तनत, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी वंश और बाद में मुगल साम्राज्य के दौरान ये दोनों शहर भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक केंद्र बने रहे, जहां से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण रखा जाता था। फतेहपुर सीकरी। अकबर ने आगरा के पास इस नए प्रशासनिक शहर की स्थापना की थी, जो अपनी बेहतरीन वास्तुकला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल के लिए जाना जाता था। दौलताबाद। देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक नियंत्रण को बेहतर करने के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद, महाराष्ट्र, स्थानांतरित की थी, हालांकि बाद में यह प्रयोग असफल रहा। परीक्षा उपयोगी वैचारिक बिंदु। प्रशासनिक केंद्र कभी भी केवल शासन चलाने तक सीमित नहीं रहे। कालांतर में ये नगर शिल्प उत्पादन, बड़े व्यापारिक लेनदेन और धार्मिक गतिविधियों, जैसे तंजावुर में मंदिर के कारण, के भी बड़े केंद्र बन गए। यानी एक ही नगर कई भूमिकाएं निभाता था। मंदिर नगर, टेम्पल टाउन्स। मध्यकालीन भारत, विशेषकर 8वीं से 18वीं शताब्दी में शहरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण और अनूठा रूप थे। एनसीईआरटी के अनुसार ये नगर केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं थे, बल्कि वे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, प्रशासन और समाज की धुरी, रीढ़ की हड्डी थे। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मंदिर नगरों के विकास, उनकी कार्यप्रणाली और प्रमुख उदाहरणों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। 1. मंदिर नगरों के विकास की प्रक्रिया। मध्यकाल में किसी मंदिर के चारों ओर शहर के बसने और विकसित होने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती थी। शासकों की भूमिका।
मध्यकाल के राजा अपनी शक्ति, धन और धार्मिक निष्ठा, भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भव्य और विशाल मंदिरों का निर्माण करवाते थे। भूमि और धन का दान। शासक इन मंदिरों को भारी मात्रा में करमुक्त भूमि और अकूत धन दान करते थे। इसके अलावा अमीर व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा भी मंदिर को भारी चढ़ावा चढ़ाया जाता था। अर्थव्यवस्था और बैंकिंग का केंद्र। मंदिरों के पास जमा इस भारी धन का उपयोग मंदिर के अधिकारी व्यापार और बैंकिंग, ब्याज पर ऋण देने में करने लगे। इससे मंदिर समाज के आर्थिक विकास का मुख्य जरिया बन गए। जनसंख्या का पलायन। मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों और वहां रोज होने वाले उत्सवों व प्रशासनिक कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में पुजारी, प्रशासनिक अधिकारी, कारीगर, बुनकर, शिल्पी, सुनार, लोहार, संगीतकार और नर्तक मंदिर के पास ही स्थायी रूप से बसते गए। धीरे धीरे इस पूरी बसावट ने एक बड़े और समृद्ध नगर का रूप ले लिया, जिसे मंदिर नगर कहा जाता है। दो मध्यकालीन भारत के प्रमुख मंदिर नगर एनसीईआरटी के मुख्य उदाहरण। परीक्षाओं में इन शहरों के नाम और उनके वर्तमान राज्यों का मिलान करने वाले प्रश्न अक्सर आते हैं। भिलस्वामिन, भिलसा या वर्तमान विदिशा, मध्य प्रदेश में स्थित एक अत्यंत समृद्ध मंदिर नगर। सोमनाथ, गुजरात का ऐतिहासिक और समृद्ध मंदिर नगर, जो अरब सागर के व्यापारिक मार्गों से भी जुड़ा था। कांचीपुरम और मदुरै, तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध मंदिर नगर, जो चोल और पांड्य शासकों के विशेष संरक्षण में फलते फूलते शहर बने। तिरुपति, आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ों पर बसा एक बड़ा धार्मिक और आर्थिक केंद्र। तंजावुर, चोलों की राजधानी, जो प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर के कारण एक बहुत बड़ा मंदिर नगर भी था। तीन मंदिर नगरों का शिल्प और कला पर प्रभाव। इन नगरों के विकास से कई विशिष्ट मध्यकालीन शिल्पों को बढ़ावा मिला। कांस्य मूर्तियां। चोल काल के मंदिर नगरों में लुप्त मोम तकनीक से कांसे की बेहतरीन मूर्तियां बनाई जाती थीं, जो आज भी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना मानी जाती हैं। बुनकर समुदाय का उदय। सालियार और कैक्कोनार जैसे बुनकर समुदाय मंदिर के उत्सवों के लिए बड़े बड़े ध्वज, झंडे और देवताओं के वस्त्र बुनते थे। करमुक्त भूमि मिलने के कारण ये बुनकर अत्यधिक अमीर हो गए और स्वयं मंदिरों को भारी दान देने लगे। मालाकार और इत्र निर्माता। भगवान के श्रृंगार के लिए फूलों की माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले कारीगरों के विशेष बाजार इन मंदिरों के आसपास विकसित हुए। परीक्षा उपयोगी वैचारिक बिंदु। कथन और कारण वाले प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। मध्यकाल में मंदिर नगर शहरीकरण के महत्वपूर्ण प्रतिरूप थे। इसका कारण यह है कि मध्यकाल में शहर केवल व्यापार से नहीं, बल्कि धार्मिक गतिविधियों और मंदिरों की आर्थिक शक्ति, बैंकिंग के कारण भी बसते थे। तीर्थ केंद्र, पिलग्रमेज सेंटर्स। मध्यकालीन भारत में शहरीकरण का एक और बेहद महत्वपूर्ण रूप थे। एनसीईआरटी के अनुसार, जहां मंदिर नगरों का विकास शासकों द्वारा निर्मित बड़े मंदिरों के इर्द गिर्द हुआ, वहीं तीर्थ केंद्रों का विकास किसी पवित्र नदी, प्राचीन धार्मिक स्थल या किसी पूजनीय संत की दरगाह आश्रम के कारण हुआ। परीक्षा के लिए तीर्थ केंद्रों से जुड़े विस्तृत नोट्स नीचे दिए गए हैं। एक, तीर्थ केंद्रों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया। भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव। मध्यकाल 8वीं से 18वीं सदी में भारत में भक्ति और सूफी आंदोलनों का व्यापक प्रसार हुआ। इसके कारण लोग कर्मकांडों को छोड़कर संतों के उपदेशों और पवित्र स्थानों की यात्राओं, तीर्थ यात्रा की ओर आकर्षित हुए। आर्थिक गतिविधियां। जब किसी स्थान पर सालों भर या किसी विशेष त्योहार मेले पर देश भर से लाखों श्रद्धालु जुटने लगे, तो उनकी रहने, खाने पीने और पूजा सामग्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर बाजार विकसित हुए। स्थायी बसावट। धीरे धीरे सराय, धर्मशालाएं बनाने वाले, नाविक, इत्र बेचने वाले, धार्मिक पुस्तकें और मूर्तियां बनाने वाले कारीगर व व्यापारी वहां स्थायी रूप से बस गए। इस प्रकार एक छोटा सा धार्मिक स्थल कुछ ही दशकों में एक बड़े आर्थिक और तीर्थ नगर में बदल गया। दो मध्यकाल के प्रमुख तीर्थ केंद्र एनसीईआरटी के मुख्य उदाहरण। परीक्षाओं में इन शहरों की विशेषताओं और उनके ऐतिहासिक महत्व से सीधे प्रश्न बनते हैं। अजमेर, राजस्थान, धार्मिक सहअस्तित्व का प्रतीक। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 12वीं शताब्दी में अजमेर चौहान राजाओं, पृथ्वीराज चौहान के काल में की राजधानी था। बाद में मुगलों के शासनकाल में यह एक सूबा, प्रांत का मुख्यालय बना। सूफी संत का आगमन।
12वीं शताब्दी में यहां सुप्रसिद्ध चिश्ती सिलसिले के सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आकर बस गए। उनकी पवित्रता और विचारों के कारण सभी धर्मों और मतों के लोग बड़ी संख्या में यहां आने लगे। दरगाह शरीफ। ख्वाजा साहब की दरगाह के कारण अजमेर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ केंद्र बन गया। यहां का विकास इस बात का जीवंत उदाहरण है कि मध्यकाल में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते थे। पुष्कर झील। अजमेर के पास ही स्थित पुष्कर एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जहां एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहां लगने वाला ऊंटों का मेला और पवित्र झील सदियों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती रही है। वृंदावन और गोवर्धन, उत्तर प्रदेश। कृष्ण भक्ति का केंद्र। चैतन्य महाप्रभु और भक्ति काल के अन्य संतों के कारण मथुरा के पास स्थित वृंदावन, राधा कृष्ण की रासलीला की भूमि, का विकास एक विशाल तीर्थ नगर के रूप में हुआ। यहां दूरदराज के अमीर व्यापारियों और राजाओं ने भव्य मंदिरों और घाटों का निर्माण करवाया। तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु। दक्षिण भारत का बड़ा केंद्र। यह शहर अरुणाचलेश्वर मंदिर, भगवान शिव, के पास स्थित है। दक्षिण भारत के इस विशाल तीर्थ केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा शहरी संजाल, नेटवर्क ऑफ टाउन्स, विकसित हुआ, जो धार्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों का मुख्य बिंदु बना। वैचारिक बिंदु। मध्यकाल के तीर्थ केंद्र केवल पूजा के स्थान नहीं थे। वे देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों के मिलन स्थल थे, जिसके कारण मिश्रित संस्कृति, नई भाषाओं और नए प्रकार के व्यापारिक लेनदेन, जैसे हुंडी और सराय व्यवस्था, का जन्म हुआ। 2 छोटे नगरों का संजाल। मध्यकालीन भारत, विशेषकर 8वीं शताब्दी के बाद, में शहरीकरण के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था। एनसीईआरटी के अनुसार, जहां बड़े शहर किसी साम्राज्य की राजधानी या बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित हुए, वहीं ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे नगरों का एक पूरा नेटवर्क, संजाल, तैयार हो गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस टॉपिक के मुख्य वैचारिक और तथ्यात्मक बिंदु नीचे दिए गए हैं। 1. छोटे नगरों के उदय की प्रक्रिया। बड़े गांवों का रूपांतरण। 8वीं शताब्दी से ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े बड़े गांवों से छोटे नगरों का विकास होना शुरू हुआ। इन गांवों में कृषि उत्पादन बढ़ने के कारण लोग अपनी अतिरिक्त उपज को बेचने के लिए एक केंद्रीय स्थान की तलाश करने लगे। बाजारों की स्थापना। धीरे धीरे इन नगरों में विशेष प्रकार के बाजार विकसित हो गए, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गए। 2. छोटे नगरों की मुख्य संरचना। एनसीईआरटी के प्रमुख शब्दावली। परीक्षाओं में यहां से सीधे शब्दावली, कीवर्ड्स, पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मंडपिका। इन छोटे नगरों में एक मंडपिका होती थी, जहां आसपास के गांवों के किसान और ग्रामीण अपनी उपज, अनाज, सब्जियां आदि बेचने के लिए लाते थे। इसी मंडपिका शब्द से आधुनिक शब्द मंडी बना है। हट। इन नगरों में बाजारों की खास गलियां होती थीं, जिन्हें हट कहा जाता था। यहां अलग अलग शिल्पों और वस्तुओं की दुकानें कतार में लगी होती थीं। इसी शब्द से आधुनिक शब्द हाट, साप्ताहिक बाजार या हाट बाजार, निकला है। शिल्पकारों के मोहल्ले। इन नगरों में अलग अलग कारीगरों और व्यवसायियों, जैसे कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, तेली, शिलारूपकार, सुनार और इत्र बनाने वाले, के लिए अलग अलग गलियां या विशेष क्षेत्र, मोहल्ले, निर्धारित थे। 3. व्यापारियों का आवागमन। स्थानीय और दूरदराज के व्यापारी। कुछ व्यापारी इन छोटे नगरों में स्थायी रूप से दुकान खोलकर रहते थे, जबकि कुछ दूरदराज के व्यापारी यहां आकर अपना सामान बेचते थे और स्थानीय सामान खरीदते थे। वस्तुओं का लेन देन। इन बाजारों में स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के अलावा दूर के इलाकों से आने वाली वस्तुएं जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे कीमती मसाले भी खरीदे और बेचे जाते थे। 4. सामंत और जमींदारों की भूमिका। कर व्यवस्था। दुर्ग या किला बनाना। कालांतर में, आमतौर पर 11वीं या 12वीं शताब्दी के बाद, कोई शक्तिशाली सामंत, राजा का अधीनस्थ या जमींदार इन छोटे नगरों के पास एक दुर्ग, किला बना लेता था। कर लगाना। ये सामंत नगरों में आने वाले व्यापारियों, कारीगरों और उनके द्वारा बेचे जाने वाले सामानों, शिल्प उत्पादों पर कर या महसूल वसूल करते थे। कर वसूलने का अधिकार दान करना। एनसीईआरटी विशेष।
कभी कभी ये सामंत कर वसूलने का यह अधिकार अपने क्षेत्र के स्थानीय मंदिरों को दान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उन्होंने या अमीर व्यापारियों ने करवाया होता था। इन अधिकारों के लिखित प्रमाण आज भी पत्थरों और तांबे की प्लेटों, शिलालेखों पर मिलते हैं। परीक्षा के लिए स्मार्ट कॉन्सेप्ट एग्जाम फोकस। वैचारिक समझ। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि छोटे नगरों के संजाल ने ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को कैसे जोड़ा। इसका उत्तर यह है कि इन छोटे नगरों, मंडी और हाट ने गांवों के किसानों को अपने उत्पाद सीधे बड़े व्यापारियों तक पहुंचाने का एक माध्यम दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सीधे शहरी व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ गई। अगर आपको आज की क्लास से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें जो इस बार CTET या JTET 2026 की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।